2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हुए हैं। आज वो तेजस्वी यादव के साथ पहले लखनऊ जाएंगे, वहां वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो कोलकाता जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होगी। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के नेताओं से भी मुलाकात की है। तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है, तो जो मन में करे बोले। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, कितनी बार बोल चुके हैं आप लोग। आज जब भी मिलते हैं कह देते हैं हमारी कोई नहीं इच्छा है ना कुछ अपने लिए व्यक्तिगत। हम तो पूरे देश के हित में सोच रहे हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है, कुछ लोग पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में, हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे। और जो इतनी बड़ी आजादी की लड़ाई हुई, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तो अब कुछ लोग आजकल है जो सब चीज को बदल देना चाहते हैं, तब इसलिए तो चाहते हैं अलग हुए हैं। और हम लोगों ने कहा किया कि नहीं, अब सब लोग जब एक साथ हो जाएंगे और मिल करके होंगे तो फिर देश सुरक्षित रहेगा। ममता बनर्जी से कब जा रहे हैं? ये सब चीजवा अभी पूछने की क्या जरूरत है। हम सब जब कर लेंगे इसके बाद बात करेंगे। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। अपने पक्ष में वोट करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां नेता रोड शो, रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने कल एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। लोगों का ये अपार विश्वास और जन समर्थन कर्नाटक में बदलाव की कहानी बयां कर रहा है। अब मैंने बसवना जी की सोच पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, और उनमें मैंने बहुत ढूंढा, कोशिश की, प्रयत्न मारे कि उनकी किताब में, उनकी सोच में कहीं 40% कमीशन लेने की बात हो। मैंने उनकी सोच में ढूंढने की कोशिश की कि जनता से लूटो, कहीं भी नहीं मिला। ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ दोस्त। बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार को नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इसमें 150 सीटें आएंगी। और बीजेपी की जो 40% कमीशन की आदत है ना, उनकी 40 सीटें आने वाली है। मेरे ऊपर बहुत सारे केस लगा रखे हैं बीजेपी के लोगों ने। मुझे पार्लियामेंट हाउस से निकाल दिया, घर ले लिया, बिल्कुल। देखिए, बात देखिए, उन्होंने घर छीन लिया मेरा, और हजारों लोगों ने कहा, मुझे चिट्ठी लिखी, राहुल जी आप हमारे घर में आ जाइए। आजकल लोग फैशन से लेकर फाइनेंस तक की जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंड करते हैं। अब बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं जो आपको पैसे पर ज्ञान देते हैं, और कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के दर्शकों की संख्या लाखों में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपको उनकी राय पर पैसा निवेश करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी सवाल का जवाब दिया। बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार के पास फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर 3-4 लोग हमें सही सलाह दे रहे हैं, तो 10 में से 7 लोग ऐसे भी हैं जिनका मकसद कुछ और है। अभी बहुत सारे सोशल और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखें कि उनकी सलाह को क्रॉस चेक जरूर करें। मेहनत से कमाए हुए पैसों को निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें। किसी की भी सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। कुछ असली विशेषज्ञ हैं जो निवेश बचत पर ठोस सलाह देते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ज्यादा रिटर्न का वादा कर संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं। हकीकत यह है कि ये पॉन्जी स्कीम है। Ukraine was in no position. At this stage, I'm not having any proposal before me for regulating them. But yes, a word of caution is important. If there are 3 or 4 people giving us very objective, good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. There are also apps which are coming out and reaching out to people saying, we can do this, we can do that, your money will fetch you this much, many of whom are Ponzi.
भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच एक बार फिर ठन गई है। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अभी तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। इसके बाद जंतर मंतर पर धरना कर रहे पहलवानों ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहां से नहीं जाएंगे। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा कि शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। देखते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से नाराज महिला पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो यहां से नहीं हटेंगे। जंतर मंतर पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता हैं जो मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी एफआईआर केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। एफआईआर हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप एफआईआर नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने एफआईआर के लिए भी 7 लड़कियों ने जब एफआईआर कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इससे पहले 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इससे पहले ये पहलवान जनवरी में भी इन्हीं आरोपों के साथ जंतर मंतर पर 3 दिन तक धरने पर बैठे थे। उसके बाद खेल मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इन खिलाड़ियों के बयान भी लिए, लेकिन इन खिलाड़ियों का आरोप है कि 3 महीने हो गए हैं, ना तो कमेटी की रिपोर्ट आई है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। आप जो धरने पर बैठे हैं यहाँ पर, कब तक धरने पर बैठेंगे और क्या कुछ आपकी मांगे हैं? इधर ही बैठे हैं जी हम, रात को भी, दिन में भी, दोपहर में भी इधर ही बैठे हैं। अच्छा, क्या मांग क्या है आपकी? यहाँ पर क्यों बैठ रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बृजभूषण पे। अच्छा, जो कमेटी बनी है उसमें आपके परिवार से भी बबीता फोगाट हैं, पीटी ऊषा हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई है? कुछ बताया कि वो कमेटी क्या कर रही है? किसी से कोई बातचीत नहीं है जी हमारी। अच्छा, और खेल मंत्रालय से कोई जानकारी आपको मिली है? कोई जानकारी नहीं है जी हमें। अच्छा, तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे आप? बैठे हैं जी जब तक न्याय नहीं मिलता। अच्छा, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष महिला पहलवानों के इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। उनका कहना था कि उन्होंने पहलवानों के चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिससे नए पहलवानों को मौका मिल सके। इसी के चलते कई पहलवान नाराज हैं। महिला पहलवानों के आरोपों को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन अब ये मामला जंतर मंतर से होते हुए दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गया है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। समलैंगिक विवाह के विरोध में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी उतर आया है। बार काउंसिल की तरफ से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं का विरोध प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध कर कहा है कि वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, धार्मिक समूहों को शामिल कर उनसे परामर्श करने की बात भी कही है। बार काउंसिल का कहना है कि देश के 99.9% लोग समलैंगिक विवाह के विचार पर विरोध रखते हैं। बीसीआई के मुताबिक ज्यादातर आबादी का मानना है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला देश की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना के खिलाफ होगा, इसलिए ये काम विधायिका पर छोड़ा जाना चाहिए। और अब बीजेपी कुछ राज्यों में मुस्लिमों को दिए जा रहे आरक्षण को मुद्दा बनाने की, चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में दिख रही है। कर्नाटक में मुस्लिमों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को खत्म करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कल तेलंगाना में भी हैदराबाद के पास चेवल्ली में आयोजित विजय संकल्प सभा में कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहां मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा।
इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। केसीआर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना में खत्म होने वाले हैं वो पीएम बनने का सपना देखते हैं। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यहाँ की जनता के लिए जो कल्याणकारी योजना बनाती है वो लोगों तक नहीं पहुँचती है। असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो भारत का नक्शा भी बनाते हैं तो कश्मीर आधा कर देते हैं। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाइए। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। मैं यहाँ कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते टेंशन लगातार बरकरार है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,112 नए केस आए, जबकि 22 मरीजों की मौत हुई है। अब एक्टिव केस 67,806 हैं। वहीं रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 7.03% हो गई है। 24 घंटे में 9,833 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के केस में तेजी आई है। दिल्ली में 24 घंटे में 948 नए केस सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल सबसे फिक्र की बात यह है कि संक्रमण दर 25.69% के पार है। दिल्ली में सक्रिय कोरोना मामले 5,578 हैं। और मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क से एक और चीते की मौत की खबर आई है। उदय नाम के चीता था जिसके अचानक मौत हुई। और इससे पहले एक बार फिर से हम कोरोना का आपको ग्राफ दिखाते हैं कि कैसे 7 दिनों के अंदर कोरोना बढ़ी है। 14 अप्रैल में 11,109 केस थे, जबकि 15 अप्रैल को 10,753 केस हो गए। 16 अप्रैल को 10,093 केस रहे। फिर 17 को 9,111 केस आया। 18 अप्रैल को 7,633 केस रहे। लेकिन इसके बाद फिर से कोरोना की रफ्तार में तेजी आई, यानी 19 अप्रैल को 10,542, 20 को 12,591, 21 को 11,692, 22 को 12,193 और 23 को थोड़ा घटा है, 10,112 केस है। और फिर से मध्य प्रदेश में जो चीते की मौत हुई है उससे जुड़ी खबर। उदय नाम के का चीता था जिसकी अचानक मौत हुई। वो पहले बीमार नहीं था, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था ये चीता उदय। कल सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से सरकार 20 चीते लाई थी, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। हालांकि हाल ही में 4 नन्हे शावकों का भी जन्म हुआ है।